हेलो एंड वेलकम टू द हिस्ट्री लर्निंग। अगर अभी तक आपने हिस्ट्री लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द हिस्ट्री लर्निंग एंड प्रेस द बेल आइकन एंड गेट नोटिफिकेशन। नाउ हम लोग बातचीत करते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे और उस क्रम में हम लोग पुर्तगालियों के आगमन पे बातचीत कर रहे थे। पुर्तगाली कंपनियों के जो है विस्तार के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली थी और पुर्तगालियों में जितने भी वायसराय आए उन सब वायसरायों के कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए उन सब को हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ा था। और इसके बाद हमने पुर्तगालियों के पतन की प्रक्रिया को भी देखा था और उस पतन की प्रक्रिया के क्रम में हमने ये देखा था कि किस तरह यूरोप में पुर्तगालियों की पहली पराजय होती है जब वो 1580 में स्पेन के साथ मिल जाते हैं इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में, और फिर 1588 में जब स्पेन की पराजय होती है तो पुर्तगाली भी हार जाते हैं। और वहीं से पुर्तगालियों की जो अपराजयता का जो मिथ था, अर्थात पुर्तगाली अजेय हैं, इनको जीता ही नहीं जा सकता, ये हमेशा के लिए टूट जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक सिलसिला ही चल पड़ता है और फिर वो कई जगह लगातार हारते जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1602 में बॉन्टम के युद्ध में डचों ने उनको एक बार फिर पराजित किया और 1611 में अंग्रेज़ों ने उनको स्वाली के युद्ध में पराजित किया। और इसके बाद 1628 में अंग्रेज़ों ने ईरान की मदद से हॉर्मुज़ जलसंधि पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद 1632 में हम देखते हैं हुगली तट पर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने उनको दंडित किया। और फिर 1638 में हमने देखा कि मराठों ने उनसे सालसेट और बसीन द्वीप छीन लिए। और फिर 1661 में डचों ने उनसे पांडिचेरी छीन लिया। और फिर 1668 में अर्थात 1668 में हम देखते हैं अंग्रेज़ों को जो है बम्बई 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले उनको प्राप्त हो जाता है, जो कि ब्रिटेन को 1661 में मिला था पुर्तगाली राजकुमारी के साथ विवाह के क्रम में उनको दहेज में। और फिर 1686 में हम देखते हैं चटगांव बंदरगाह पर औरंगज़ेब ने उनको दंडित किया। तो ये एक जो उनके हार का चरण है, आप देखिए किस तरह वे क्रम वाइज हारते चले जा रहे हैं, अपने सारे क्षेत्र जो कई प्रकार से खोते चले जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो हमने कल देखी थी, आज हम ये देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि भारतीय शासक और भारतीय जनता उनको स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उनके ऐसे कौन से कारनामे थे, क्या क्या कार्य उन्होंने कर रहे थे, जिससे भारतीय जनमानस में एक प्रकार से जहाँ पर पुर्तगाली थे वहाँ पर असंतोष था। तो हम देखते हैं कि पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था। वो 2 उद्देश्य लेकर के भारत में आए थे। एक तो उद्देश्य था उनका व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना, और जो कि वो हिंद महासागर पर अपने कॉटेज व्यवस्था के माध्यम से हम देखते हैं कि एकाधिकार स्थापित भी कर लेते हैं। और दूसरा था उनका ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार। और जो ये दूसरा वाला उनका जो उद्देश्य है वो बड़ा खतरनाक है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। और इसी प्रचार प्रसार के क्रम में कुछ ऐसी वो गलतियाँ कर जाएंगे जिनका खामियाजा उनको अपने पतन की कीमत चुका करके जो है अपने पतन के रूप में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें इनके हार के क्रम में, तो इनका पहली बात तो इनकी यही है कि पुर्तगाली जो कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी है। अतः जब इसको राज्य की संरक्षण नहीं मिलेगा तब फिर अन्य ये जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां इसकी रहती हैं, अर्थात उस समय की जो सबसे बड़ी कंपनी है तो वो अंग्रेज़ रहते हैं। और फिर राज्य के संरक्षण के अभाव में ये अंग्रेजी कंपनी का सामना नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज़, अंग्रेजी नौसेना है वो पुर्तगालियों से श्रेष्ठ साबित होगी। हालांकि पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले नौसैनिक सेना एक मजबूत स्थापित की थी और फिर अंग्रेज़ों ने सीख करके कहते हैं उनसे एक बेहतर नौसेना स्थापित कर ली। तो जो अंग्रेज़ों की नौसेना है वो एक जो पुर्तगालियों की नौसेना से बेहतर साबित होती है। और फिर तीसरी बात कहते हैं कि हम ये भी देखते हैं कि अल्बुकर्क के बाद कोई भी उतना योग्य, एक प्रकार से नीनो डी कुन्हा आता है और नीनो डी कुन्हा कहें इसके बाद कोई भी उतना योग्य पुर्तगाली वायसराय नहीं आया, अर्थात योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में भी जो पुर्तगाली साम्राज्य था वो पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। और उसके अलावा हम अगर देखें तो पुर्तगाली जो है वो विभिन्न प्रकार के उनके जो धार्मिक असहिष्णुता का उनका जो एक प्रकार से कदम था ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार का,
ये कहीं न कहीं जो है भारतीय शासकों और भारतीय जनता के बीच जो है एक असंतोष अर्थात एक जो है संदेह की भावना पैदा कर रहा था, और इस कारण भी भारतीय जनता और भारतीय शासक उनको स्वीकार न कर सके। तो ये हम देखते हैं। और फिर पुर्तगालियों के पतन का एक और कारण है कि पुर्तगालियों का दक्षिण में हम देखते हैं उनका एक मजबूत जो सहयोगी था वो विजयनगर था, और फिर आगे चल करके जब विजयनगर का हम देखते हैं 1565 में तालीकोटा के युद्ध में जब सर्वनाश हो जाएगा, तो उसके बाद उनका दक्षिण में जो सबसे मजबूत सहयोगी है वो खो जाएगा, और उसके बाद फिर वो अपना इतना मजबूत साथी दक्षिण में कोई भी नहीं तलाश कर पाएंगे। और उसके अलावा हम अगर ये भी देखते हैं कि जो वो हिंदुओं के आंतरिक मामलों में अर्थात भारतीय समाज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। वो आप देखिए कि उन्होंने पुर्तगालियों ने जो है मुसलमानों को प्रताड़ित करना शुरू किया, और हिंदुओं के आंतरिक मामलों में किस तरह हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो सती प्रथा पर रोक लगा रहे हैं। अल्बुकर्क ने अपने पुर्तगाली क्षेत्रों में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, और तो और वो आर्थिक प्रलोभन दे करके धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, और फिरौती करते कई बार बच्चों का अपहरण करते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में लूटपाट करते हैं और बच्चों का अपहरण करते उसके बदले फिरौती मांगते हैं। तो तमाम कारण रहते हैं। और दूसरे ये भी देखा गया है कि उनमें जो पुर्तगाली कंपनी थी उसके जो कर्मचारी थे उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त था, अर्थात जो निजी व्यापार करते थे। और ये निजी व्यापार की जो प्रवृत्ति है ये कितनी घातक होगी आगे हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी वो इससे सीख लेगी, और वहाँ पर भी चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कर्मचारी निजी व्यापार करते थे, इसलिए 1773 का एक्ट ला करके उस कंपनियों की जो कर्मचारी हैं उनके निजी व्यापार को रोक दिया जाएगा, उनके द्वारा उपहार और रिश्वत प्राप्त करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये कितना खतरनाक कदम साबित हो रहा है। तो इन तमाम कारण थे जिनके जो पुर्तगालियों के पतन का कारण बनते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, सबसे पहले दो चीज़ें कल मिस हो गई थी, मुझे बाद में याद आई तो मैं कहा उसको जो है आपको बता देते हैं। एक चीज़ ये है, पहली चीज़ तो आप ये नोट कर लें कि अल्बुकर्क ने, इसको छोड़ दें, इसको हम आगे बताएंगे। आप ये नोट करें कि पुर्तगालियों को हुगली में फैक्ट्री स्थापित, हुगली में व्यापारी फैक्ट्री को स्थापित करने की अनुमति मुगल बादशाह अकबर ने प्रदान की थी। ये इम्पोर्टेंट है। पुर्तगालियों को हुगली में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति, हुगली में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मुगल बादशाह अकबर ने प्रदान की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा बता देना चाहिए। मुगल बादशाह अकबर ने प्रदान की थी, अकबर है ना, अकबर ने प्रदान की थी। इसको याद रखेंगे। और ये जो काम हो रहा है ये अल्बुकर्क के समय हो रहा है, सॉरी, ये स्थापित जो की जा रही है अल्बुकर्क के समय हो रहा है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। अल्बुकर्क के समय ये अनुमति प्राप्त की जा रही। और एक चीज़ और, जो बंदेल में है व्यापारिक फैक्ट्री के लगाने की जो अनुमति है वो मुगल बादशाह शाहजहां प्रदान कर रहा है। बंदेल में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति, जो बंदेल में व्यापारिक फैक्ट्री पुर्तगालियों ने लगाई है उसकी अनुमति मुगल बादशाह शाहजहां दे रहा है। स्थापित करने की अनुमति मुगल बादशाह
शाहजहां ने प्रदान करी। शाहजहां ने प्रदान की थी। ये चीज़ ध्यान रखें। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जो बंगाल में चटगांव और सतगांव बंदरगाहों पर जो उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, उसकी अनुमति महमूद शाह नामक शासक ने दी है। आप इसको नोट कर लें। चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री, व्यापारिक कोठी, कुछ भी लिख लीजिए, कोठी स्थापित करने की अनुमति ये महमूद शाह नामक शासक ने दी थी। महमूद शाह ने दी थी। ये कभी आपसे पूछ सकता है। तो चटगांव और सतगांव जो बंदरगाह हैं, वहाँ पर जो व्यापारिक कोठियाँ बंगाल में बन रही हैं, उसकी अनुमति महमूद शाह प्रदान कर रहा है। ठीक है, ये करीब 1638 के आसपास की घटना है। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनका जो एक पतन के कारण है। पतन के कारणों में हमने पहला बताया है पतन के कारण, पुर्तगालियों के पतन के कारण। इसमें देखिए, पहला, चूँकि एक राज्य की कंपनी थी, इसलिए राज्य की संरक्षण के अभाव में ये अंग्रेजी कंपनी का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना नहीं कर पाई। तो पहला, राज्य की, पूर्णतः राज्य की कंपनी थी, पूर्णतः राज्य की कंपनी थी, राज्य की संरक्षण के अभाव में, राज्य की संरक्षण अभाव अंग्रेज कंपनी का सामना नहीं कर पाई। अंग्रेज कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई, कुछ भी लिख सकते हैं, सामना नहीं कर पाई या उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। दूसरी चीज़, अंग्रेज़ों की नौसेना पुर्तगालियों की नौसेना से श्रेष्ठ साबित हुई। अंग्रेजी नौसेना, अंग्रेज़ों ने इनको पराजित किया। अंग्रेजी नौसेना पुर्तगाली नौसेना से श्रेष्ठ साबित हुई। पुर्तगाली नौसेना से श्रेष्ठ साबित हुई। अगली चीज, हाँ, अल्बुकर्क के बाद योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। ये मेंस का टॉपिक है बेसिकली। अल्बुकर्क के बाद योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। उत्तराधिकारियों का अभाव। और चीज़ देख लें क्या है। और हमने बताया था कि हाँ, एक चीज़ और इसमें है कि जब ब्राज़ील की खोज हो गई, तो ब्राज़ील की खोज के बाद इनका जो ध्यान है वो पश्चिम की तरफ ज़्यादा हो गया, अर्थात इनकी जो एक औपनिवेशिक सक्रियता थी वो ब्राज़ील की तरफ ज़्यादा हो गई और फिर ये ब्राज़ील की तरफ मूव कर गए। यहाँ पर इनका फोकस कम हो गया। तो ब्राज़ील की खोज के बाद, ब्राज़ील की खोज के बाद इनका ध्यान उस पर ज़्यादा रहा, उस पर हो गया। भारत में इनकी उपनिवेश, भारत में सक्रियता कम है ना, इसको ध्यान रखेंगे। आप इसको मेंस में लिख सकते हैं, कितना भी पूछे आप। देखिए, और फिर
हमने बताया था कि पुर्तगाली कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी हैं, वो निजी व्यापार कर रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। कंपनी में भ्रष्टाचार का बोलबाला, भ्रष्टाचार बोलबाला, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, हम बोल रहे हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला वह निजी व्यापार करते थे। अब जब वो निजी व्यापार कर रहे हैं तो कंपनी की आर्थिक स्थिति से उनको ज़्यादा मतलब नहीं, उनको अपना लाभ हो जा रहा है, तो वो कंपनी की तरफ ध्यान कम दे पा रहे थे, निजी व्यापार करते थे, जो घातक सिद्ध हुआ, जो घातक सिद्ध हुआ। और अगली चीज़ और हम देख सकते हैं इनका, हाँ, विजयनगर के पतन के बाद, विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में इनका जो प्रमुख सहयोगी था वो समाप्त हो गया और फिर उनको उस तरह का सहयोग नहीं मिल पाया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में उनके समर्थकों का अभाव हो गया। उनको संरक्षण नहीं मिल पाया उतना बढ़िया, अभाव। अगली चीज़, नेक्स्ट चीज़ हम देख लें, यह भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। क्या आंतरिक मामलों करते हैं हम बता चुके हैं, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। और क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और हिंदू में जो है, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई अल्बुकर्क ने, सती प्रथा पर रोक ये अल्बुकर्क ने लगाई है, आप ध्यान रखें इसको। और तो और आर्थिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मेंस का टॉपिक है, आप लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको ध्यान रखें, या फिर अगर इसका क्वेश्चन पूछेगा तो फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछेगा, यूपीएससी या फिर नेट जेआरएफ में अच्छे स्टैंडर्ड पूछेगा। तो आर्थिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण को बढ़ावा, ठीक है। और देख लेते हैं, जितना मन चाहे उतना लिखो इस पर। और इसके अलावा हमने देखा है कि वो तटीय क्षेत्रों में लूटपाट करते हैं। तटीय क्षेत्रों में लूटपाट कर रहे हैं। अपहरण कर बच्चों का अपहरण करते, महिलाओं का, महिलाओं का अपहरण, कर फिरौती मांगते, रुपये पैसा लाओ, फिरौती मांग रहे हैं। और हमने ये तो बता ही दिया, उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े थे। हिंदू मंदिरों को नुकसान, अर्थात धार्मिक रूप से असहिष्णुतापूर्ण का व्यवहार, धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार, इनका पूर्ण व्यवहार। हिंदू मंदिर तोड़ रहे थे तोड़ती क्षेत्रों में, कहते हैं 1540 के आसपास, कहते हैं पूरे गोवा में जितने मंदिर थे सारे इन्होंने तोड़ दिए। उसके बाद कुछ और क्षेत्र मिलते हैं, बारडी वगैरह है, जहाँ पर कहते हैं वहाँ पर भी इसी तरह का जो है मंदिर विध्वंस इन्होंने किया। तो धार्मिक रूप से भी ये असहिष्णु है।
तो ये तमाम कारण थे जिन पे हमने विस्तार से बातचीत की एक एक करके। आप मेंस में लिखने को आए तो मेंस में देखिए कितना भी लिख लीजिए। और अब हम लोग बातचीत करते हैं इनके प्रभावों के बारे में। जो शक्ति आई है और 100 से 150 सालों तक भारत में रही है, उसका अपना प्रभाव तो होगा ही। तो इनका प्रभाव, एक पहला जो प्रभाव है, इन्होंने जो पुर्तगाली भारत यूरोप से भारत आ रहे हैं तो एक नवीन मार्ग की खोज कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले कोई यूरोपीय शक्ति भारत के बारे में नहीं जानती है और उसका रास्ता नहीं पता था। तो पहला प्रभाव इनका क्या होगा? प्रभाव अगर हम देखें, प्रभाव की अगर हम बात करें तो इनका पहला प्रभाव नंबर 1, नवीन समुद्री मार्ग की खोज। नवीन समुद्री मार्ग की खोज, नवीन समुद्री मार्ग की खोज, क्योंकि यूरोप से आने वाले पहले में ये यूरोपी जो है, पहले यूरोपी पुर्तगाली ही हैं, इसलिए वो रास्ता इनको पहली बार पुर्तगालियों ने बताया। तो नवीन समुद्री मार्ग की खोज। दूसरा इन्होंने जो पोत निर्माण तकनीकी थी उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया, क्योंकि जब समुद्र में पहली बार इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और समुद्र में जाने के लिए जलयान अर्थात जो हवाई जहाज़ उनको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इनमें बहुत इंटरेस्ट लिया, इन्होंने उसका विकास किया। अर्थात पोत निर्माण तकनीक का विकास, पोत निर्माण तकनीक का विकास। लिखिए जितना लिखना है मेंस में। और क्या है तीसरा? पुर्तगालियों ने जापान के साथ जो भारत के व्यापार की शुरुआत की। आज जो जापान के साथ हमारा एक बहुत अच्छा हमारा मित्र है, उसकी शुरुआत, व्यापारिक शुरुआत जो है पुर्तगालियों ने ही की पहली बार। तो जापान के साथ व्यापार की शुरुआत, जापान के साथ भारतीय व्यापार की शुरुआत की उन्होंने, भारतीय एक प्रकार, हाँ, भारत से व्यापार की शुरुआत की। और क्या कर रहे हैं वो? भारतीय मसालों को पूरी दुनिया में उन्होंने प्रसिद्धि दिलाई है। भारत से मसाले वो बड़ी मात्रा पे ले गए, यूरोप में फैलाए और यूरोप से फिर अन्य देशों को भी गए। तो भारतीय मसालों को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई उन्होंने। भारतीय मसालों को, ये कहीं आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे इतने। भारतीय मसालों को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई, फेमस किया उन्होंने, प्रसिद्धि दिलाई। अगला और क्या कर रहे हैं पुर्तगाली? स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नवीन शैली अर्थात गोथिक शैली का विकास किया उन्होंने। स्थापत्य कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक शैली का विकास। गोथिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी स्टैंडर्ड में पूछा जा सकता है कि गोथिक शैली का विकास किस यूरोपीय कंपनी ने किया था। तो गोथिक शैली का विकास। और क्या कर रहे हैं यूरोपीय? अगला पॉइंट, और उन्होंने भारत में अर्थात गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर रहे हैं वो। 1556 गोवा में, 1556 में भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की इन्होंने। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगा रहे हैं वो, प्रिंटिंग प्रेस लगाया। और इसी प्रिंटिंग प्रेस से जो पहली किताब भारत में पब्लिश हो रही वो 1563 में पब्लिश हो रही है। और कौन सी किताब है? 1563 में प्रथम पुस्तक पब्लिश हुई। प्रथम पुस्तक
उसका नाम क्या है? इंडियन मेडिकल प्लांट, है ना। ये भारत में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक है, इंडियन मेडिकल प्लांट। और क्या कर रहे हैं पुर्तगाली भारत में? अगला देखिए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए हैं, अर्थात एक जो तटवर्ती साम्राज्य उनका है पुर्तगालियों का, वहाँ पर वो नवीन मुद्रा चला रहे हैं, अर्थात नवीन मुद्रा का प्रसार, नवीन सिक्के चलाए उन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य में, जिनमें हमने देखा था कि फ्लोरीन है, क्रूजेडो है, रेस है, डुकेट है ना। तो ये उन्होंने अपने तटवर्ती क्षेत्रों में, पुर्तगाली साम्राज्य में उन्होंने नवीन सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कभी ये हो सकता है पूछ दे कि निम्न में से 3 सिक्के इसके दे दे, और फिर एक कोई दूसरा सिक्का दे दे और पूछे कि निम्न में से किस सिक्के को पुर्तगालियों ने नहीं चलाया था। या कभी इसमें से एक उठा कर पूछ सकता है कि पुर्तगालियों के द्वारा अपने तटवर्ती क्षेत्रों में कौन सा सिक्का चलाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, और क्या कर रहे हैं पुर्तगाली? जितना लिखना चाहे मेंस में लिखिए। और नवीन सिक्के चलाए उन्होंने, और कई सारी कलम विधि से उत्पादन की जो एक शैली है, एक जो विधि है, कलम विधि से उत्पादन की जो पहली विधि भारत में है, तो पुर्तगालियों ने ही शुरू की है। कलम विधि से पौधे लगाने की विधि, कलम विधि से पौधे लगाने की जो विधि है, पौधे लगाने की विधि है। और उन्होंने आम की 3 प्रजातियां इस विधि से उन्होंने लगाई थी। आम की 3 प्रजातियां, मिटा देते हैं इसको। आम की 3 प्रजातियां, और कौन कौन सी प्रजातियां थी देखिए। नंबर 1 आवर लेडी, आवर लेडी। दूसरा जुबानी परेश, जुबानी परेश। और तीसरा अल्फांसो, अल्फांसो। तो ये जो आम की 3 प्रजातियां हैं जो भारत में लेकर के आए हैं, तो ये पुर्तगाली लेकर के आए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है, मक्का। पुर्तगाली और क्या ला रहे हैं? मक्का, आलू, मिर्च, मक्का, आलू, मिर्च, मक्का, आलू, मिर्च और पपीता, पपीता। मक्का, आलू, मिर्च, मक्का, आलू, मिर्च, पपीता और तंबाकू, तंबाकू। ये मध्य अमेरिका से लेकर आ रहे हैं, मध्य अमेरिका, है ना। तो मक्का, आलू, मिर्च और पपीता ये मध्य अमेरिका से पुर्तगाली लेकर के भारत में आए। और क्या देखिए, उन्होंने काजू, और काजू, बादाम, जो आप बहुत लोकप्रिय है, काजू, बादाम, अनानास, काजू, बादाम, अनानास और शकरकंद, शकरकंद और लीची, लीची, लाल मिर्च। ये इसको काट दीजिए यहाँ पर, ये मध्य अमेरिका से नहीं लाए थे। लाल मिर्च, लाल मिर्च
ये चीज़ें पुर्तगाली ही लेकर आए, लेकिन ये मध्य अमेरिका से नहीं, ये भिन्न भिन्न देशों से पुर्तगालियों ने इकट्ठा की थी और फिर इनका प्रचलन उन्होंने भारत में किया। तो हमने देखा ये तमाम प्रभाव पुर्तगालियों के आगमन के भारत में रहते हैं, और उनके हमने जो पतन के कारण हैं उस पर हमने एक एक करके विस्तार से बातचीत की है। आप लोग इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और इसके बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। आप बिल्कुल कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं ना बताऊँ। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डचों के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक करके विस्तार से उनके सारे सेगमेंट हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।